गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम। हमने निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र को पढ़ा। ठीक है, निजी क्षेत्र क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, निजी क्षेत्र के स्वरूप, निजी क्षेत्र के कौन कौन से स्वरूप हैं, एकल स्वामित्व, साझेदारी, संयुक्त हिंदू परिवार, सहकारी कंपनियां, ठीक है, सहकारी समितियां एवं कंपनियां, ये हमारे निजी क्षेत्र के स्वरूप हैं। अब हम पढ़ रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के स्वरूप, जिसमें 3 प्रकार के होते हैं: विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम और सरकारी कंपनी। ठीक है, तो हमने विभागीय उपक्रम पढ़ा था। विभागीय उपक्रम हमारा सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना उपक्रम है। यह एक मंत्रालय का एक भाग की तरह होता है, या मंत्रालय का भाग जैसा ही यह होता है, मंत्रालय के जैसा ही यह होता है। ठीक है, इस पे जो हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा नियम लागू किए जाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आपके रेलवे, डाक एवं तार विभाग इस प्रकार के उपक्रमों के उदाहरण है। ठीक है, इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे IAS नागरिक सेवा अधिकारी, ये इनके अध्यक्ष होते हैं जो सरकारी कर्मचारियों का चयन करते हैं। विशेषता हमने पढ़ ली है बेटा। अब हम चलेंगे इसके लाभ। ठीक है, इसका प्रभावी नियंत्रण संसद के लिए सुगम होता है। हाँ, इसका जो प्रभावी नियंत्रण होता है संसद के लिए सुगम होता है, क्योंकि इसमें जो भी नियम बनाए जाते हैं राज्य और केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं, जिससे कि जो हमारा संसद है आसानी से निर्णय ले लेता है। ठीक है, सेकंड है आपका उच्च स्तर की जवाबदेही को सुनिश्चित करने में इनकी भूमिका अग्रणी होती है। जो हमारी विधायकों की जो विधायक होते हैं उनके प्रति उत्तरदायी होती है, मतलब कि जो हमारे इस उपक्रम में कार्यविधि होती है उसके लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। जो कार्य इस उपक्रम में किया जाता है उसके लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के लिए मंत्री उत्तरदायी होता है। जो इनके उत्तर देता है, कौन देता है? मंत्री देता है, जिससे कि जनता हमारी संतुष्ट हो जाती है। ठीक है, ऐसा कोई भी कार्य मंत्री जो होता है हमारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाता है जिससे कि हमारी जनता को कष्ट हो या हमारी जनता को कोई हानि हो। ठीक है, अगला है आपका, यह सरकारी आय के स्रोत हैं क्योंकि इसमें उपक्रम की अर्जित की गई आगम सीधी सरकारी खजाने में जाती है। ठीक है, जो हमारी सरकारी कर्मचारियों की जो आय होती है वो सीधे कहाँ पे जाती है? सरकारी खजाने में जाती है, इसलिए सरकार की आय का स्रोत है। सरकार की आय में ये बढ़ोतरी करता है। ठीक है, सरकार की आय में यह उपक्रम बढ़ोतरी करता है। अगर कोई हानि मतलब कि जोखिम हो रहा है या कोई उसमें कमी हो रही है स्रोत आय में, तो उसके लिए भी हमारी सरकार ही उत्तरदायी होती है। ठीक है, सरकार की आय में से बढ़ोतरी होती है। ठीक है, सरकार के कोष में, और सरकार में अगर कमी होती है तो इससे सरकार ही उसका भरपाई करती है। मंत्रालय के सीधे नियंत्रण एवं निरीक्षण में होने के कारण ये राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सबसे उपयुक्त है। जो हमारा यह उपक्रम है, अगला है आपका, मंत्रालय के सीधे नियंत्रण एवं निरीक्षण में होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सबसे उपयुक्त है। क्यों उपयुक्त है? क्योंकि जो इनका लेखांकन के जो बजट होता है उपक्रम का, ठीक है, उसका लेखांकन एवं अंकेक्षण नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो इसके लेखांकन करता है और निरीक्षण क्या बोलते हैं उसे, नियंत्रण करता है। ठीक है, लेखांकन एवं अंकेक्षण पर जो नियंत्रण करता है उसके लिए यह मंत्रालय उत्तरदायी होता है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सबसे उपयुक्त है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसकी सीमाएं। इस प्रकार के संगठन की निम्नलिखित सीमा होती हैं। देखो, इन संगठनों में लचीलापन देखने को कम मिलता है, जबकि किसी व्यवसाय के संचालन हेतु लचीलापन आवश्यक होता है। लचीलापन मतलब इसमें जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो जल्दी से नहीं बन पाते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, जैसे हमारा डाकघर है, अभी भी पहले की तरह चलता आ रहा है। जैसे पहले नियम बना दिए, अब उन्हीं के अकॉर्डिंग चलता रहा है, तो उसमें चेंजेस करना काफ़ी टाइम लग जाता है चेंजेस करने में। ठीक है, अगला है आपका, ये संगठन स्वतंत्र निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं क्योंकि इन पर जो हमारे
निर्णय लिए जाते हैं वो मंत्रालय द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है। कोई भी सरकारी काम है तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। इसी कारण उन्हें ऐसे निर्णय लेने में देरी हो जाती है जहाँ पर तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। अतः इसके कर्मचारी एवं विभागाध्यक्ष को संबंधित मंत्रालय में अनुमोदन पश्चात ही निर्णय लेने की इजाज़त होती है, ठीक है। जो यहाँ के कर्मचारी होते हैं या विभागाध्यक्ष होते हैं, उनको सभी मंत्रालय, जितने भी मंत्रालय में मेंबर होते हैं, सभी से अनुमति लेनी होती है, जिसके कारण निर्णय लेने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। अगला है आपका सरकारी अधिकारियों द्वारा अनुमति देने में अत्यधिक सतर्कता बरतनी एवं रूढ़िवादिता के कारण ये उपक्रम न तो जोखिम का भरे काम करते हैं, ठीक है, और न ही व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाते रहते हैं। मतलब कि जैसे चल रहा है ऐसे ही चलने देते हैं, न तो जोखिम उठाने के लिए ये तैयार होते हैं और नहीं कोई अवसर मिलता है लाभ का उसे भी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? जोखिम का खतरा रहता है कि अगर हम अपना मतलब कि अगर हम अपना पैसा लगा देंगे आगे तो हमें हानि ना हो जाए, इसलिए ये न तो प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं और न ही जोखिम के बारे में सोचते हैं। जैसा चल रहा है बस ऐसा ही रूढ़िवादी मतलब कि प्राचीन काल से जैसा चलता आ रहा है वैसे ही चलने देते हैं। जैसे हमारे डाकघर चल रहे हैं, रेलवे विभाग चल रहे हैं, ठीक है, तो पहले के अकॉर्डिंग ही चलते आ रहे हैं। इन संगठनों में दिन प्रतिदिन के कार्यों के अंतर्गत भी अत्यधिक लालफीताशाही देखने को मिलती है। मतलब कि जो हमारे दिन प्रतिदिन के कार्य भी होते हैं उनमें भी राजनीतिक हस्तक्षेप देखने को मिलता है, ठीक है। तथा कोई भी कार्रवाई उचित प्रक्रिया के आरंभ होने पर की जा सकती है। मतलब कि जो हमारी उचित प्रक्रिया होती है उसी के पूर्ण तरीके से जब तक उसके लिए अनुमति नहीं मिल जाए तब तक कोई कार्य नहीं किया जाता है। अनुमति मिलने के बाद ही सारे कार्य किए जाते हैं, ठीक है। तो ये थी इसकी सीमाएं और वो थे इसके लाभ। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही रहने दो, काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा अगर मैं दूसरा उपक्रम पढ़ाने लगी तो समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना, व्हाट्सएप पे पूछ लेना या फिर स्कूल में जाके आप पूछ लेंगे, ठीक है। ओके बच्चों।